जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन। बच्चे, एक स्वागत है आप सभी का 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज के एक और लेक्चर में, जिसमें बच्चे आज की क्लास में हम पॉलिटी के कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो आपकी वीडियो है सर, ये 30 मिनट के अंदर खत्म होगी। 25 से 30 मिनट का सर ये लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे पहले बच्चे मैंने आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक आर्टिकल पढ़ा दिया है। साथ ही साथ बच्चे मैंने कल की क्लास में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस एंड उससे रिलेटेड हर एक आर्टिकल डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे पहली जो पावर आती है दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। बट आपको अभी के लिए ये चीज याद रखनी है दैट एब्सोल्यूट वीटो को परमानेंटली खत्म कर दिया गया। क्यों सर, एब्सोल्यूट वीटो में ऐसा क्या था? एब्सोल्यूट वीटो में बच्चे ऐसा आपका प्रावधान था, ठीक है। उसमें होता क्या था कि सर, प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी बिल जाता है साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उस पर डायरेक्ट मना कर सकते थे कि नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। अब इन केस में सर, इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? ऐसे केसेस में सपोज जो प्रेसिडेंट है और जो आपकी गवर्नमेंट है, उनके बीच में बनना बंद हो गई। सर, अब उनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो सपोज गवर्नमेंट कोई भी बिल पास कराना चाहेगी, तो प्रेसिडेंट गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे नहीं, मैं साइन ही नहीं करूंगा, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करूंगा। तो बच्चे, इसे पूरे तरीके से संविधान से खत्म कर दिया गया। ठीक है, अभी आपको एक चीज याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वीटो संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्योंकि कभी ना कभी ये वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर में आता था, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूं। सर, एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या प्रावधान थे कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं बिना उस पर साइन किए, बिना उस पर साइन किए। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी जो आपका बिल होता है, जब वो लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो जब तक प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम उस पर अपनी मंजूरी ना दे दे, उस बिल पर अपना साइन ना कर दे भैया, तब तक वो एक्ट नहीं बनता सर, तब तक वो लागू नहीं होता सर, तब तक वो कानून नहीं बनता। ठीक है बच्चे, पॉइंट नंबर 2 दैट इज सस्पेंसिव वीटो। बच्चे, सस्पेंसिव वीटो अभी भी संविधान के अंदर है। सर, इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सपोज उनके पास कोई बिल आता है जो लोकसभा और राज्यसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है बच्चे, उनके पास कोई बिल आता है, अब उन्हें लगता है कि नहीं यार, इस बिल में ना कोई कमी है, इस बिल में थोड़े से और सुधार किए जा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट सर बिना इस पे साइन किए इस बिल को वापस लौटा देते हैं पुनर्विचार के लिए, रीथिंकिंग के लिए, कि इस बिल पर आप वापस सोचिए, कुछ इसमें और सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें सुधार करने के बाद आप हमें वापस भेजिए। ठीक है बच्चे, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ प्रेसिडेंट ने बिल को रीथिंकिंग के लिए वापस भेजा, ठीक है, कहां पर भेजा सर? लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास भेजा। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भैया वापस भेजा, और वो बिल वापस दोनों हाउसेस से पास करके, दोनों हाउसेस ने उस बिल को वापस से पास किया। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास वापस से भेज दिया। उसके बाद भैया प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि सर उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, यानी कि सर वो एक ही बार किसी भी बिल को पुनर्विचार या रीथिंकिंग के लिए लौटा सकते हैं। अगर दूसरी बार वो बिल उनके पास आता है, सपोज उसमें एक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक फुल स्टॉप एक कॉमा भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अगर उनके पास दूसरी बार वो बिल पास होके आता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो प्रेसिडेंट की मजबूरी बन जाएगी सर उस बिल के ऊपर साइन करना। यानी सस्पेंसिव वीटो के तहत प्रेसिडेंट को सिर्फ इतनी सी पावर है कि आप किसी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर वो बिल आपके पास वापस आता है, तो आपकी मजबूरी है सर उस पर साइन करना, आपकी यानी कि प्रेसिडेंट की। ठीक है सर, तो एब्सोल्यूट वीटो आपको क्लियर है कि इसमें प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पूरी तरीके से निरस्त कर सकते थे, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म कर सकते थे बिना उस पर साइन किए। ठीक है बच्चे, सस्पेंसिव वीटो में उनके पास क्या पावर है सर? वो सिर्फ एक बार किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर वो बिल उनके पास दोबारा से आता है, तो उनकी मजबूरी बन जाएगी साइन करना। अब सर, प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट वीटो पावर दैट इज जेबी वीटो। बच्चे, इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। सर, जेबी वीटो में क्या होता है? ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जेबी वीटो में क्या होता है? सुनो, देखो, अगर उन्होंने किसी भी बिल को वापस भेजा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, वहां से वो वापस पास होकर प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो प्रेसिडेंट की मजबूरी बन जाएगी साइन करना। किसी भी बिल को वो पूरी तरीके से निरस्त नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो की पावर उनके पास है नहीं। सस्पेंसिव वीटो में बिल वापस आता है, तो भैया साइन करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। एक ही बार हम पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दूसरी बार नहीं लौटा सकते हैं। बट जेबी वीटो में वो क्या करेंगे? ना ही बिल वापस भेजेंगे और ना ही उस पर साइन करेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। ठीक है बच्चे,
जेबी वीटो में क्या होगा सर, ना ही बिल को वापस भेजेंगे, क्योंकि वापस भेजे और फिर पास होके आ गया, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसी बिल पर कितने दिन में साइन कर देंगे, कितने महीने में साइन कर देंगे, कितने साल में साइन करके देंगे, ये बात संविधान में मेंशन नहीं है। यानी ड्यूरेशन ऑफ साइनिंग अ बिल, कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको बिल साइन करके भेजना पड़ेगा वापस, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास जो सबसे क्रूशियल पावर है अंडर दी वीटो कैटेगरी, वीटो मतलब रोक देना, ठीक है, अंडर दी वीटो कैटेगरी सर, वो है जेबी वीटो। ना ही बिल को वापस भेजेंगे, ना ही उस पर साइन करेंगे। भैया जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भैया, डाक संशोधन बिल पर, ठीक है, डाक संशोधन बिल पर। ना ही बिल को वापस भेजा और ना ही उन्होंने उस पर साइन किया। ऐसे केस में आपका वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा, कभी भी कानून नहीं बन पाएगा, और भैया आपकी जो सरकार है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक उस पे साइन नहीं होगा उस पर्टिकुलर बिल पे, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को दोबारा से भेज दिया पुनर्विचार के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, वापस भेज दिया कि नहीं सही है, साइन करिए इस पे। उनकी मजबूरी है साइन करना, किसकी? प्रेसिडेंट की। बट जेबी वीटो में ना ही बिल वापस भेजूंगा, कर लो जो करना है, और ना ही साइन करूंगा, करवा लो साइन। इसका प्रयोग किसने किया था सर? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस पर किया था सर? डाक संशोधन बिल के ऊपर। ना ही बिल को वापस भेजा और ना ही साइन किया। तो ये थी भैया वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है भैया, ये थी सर आपकी वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं सर, कमिंग ऑन टू दी वाइस प्रेसिडेंट, कमिंग ऑन टू दी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चे। सर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो यूएसए से ली गई, यूएसए के संविधान से ली गई। बच्चे वाइस प्रेसिडेंट में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स काम के हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है। बाकी निर्वाचन की प्रक्रिया मैं एक बार आपको वापस से शॉर्ट में समझा दूं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 63, ठीक है बच्चे, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में भैया क्या लिखा है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट का पद भी होना चाहिए, दैट्स इट। पद कहां से लिया गया भैया? पोस्ट कहां से ली गई है वाइस प्रेसिडेंट की? यूएसए से। कहां से भैया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है सर। आर्टिकल नंबर 64, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है सर, क्योंकि जब तक आपके प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठे हैं तब तक तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पर जाएंगे नहीं, उनकी जगह पर जाएंगे नहीं। वाइस प्रेसिडेंट किन किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट की पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज इसका प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो जाएगा। कृपया पैराशूट लैंडिंग ना करें। एम आई क्लियर? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 64 में भैया क्या कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है भैया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन होते हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या ये एक्चुअल में राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं भैया, ये एक्चुअल में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। बट बट इन द केस ऑफ लोकसभा, इन द केस ऑफ लोकसभा, भैया वहां पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है, वहां पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, अभी इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 93, 94 एक्सेट्रा सब कुछ। चलो, जो भैया आपके लोकसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। उन्हीं में से निर्वाचन होके, उन्हीं में से इलेक्शन होके, उन्हीं में से चुन के आते हैं। बट क्या राज्यसभा में जो आपके चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, क्या सर वो राज्यसभा के मेंबर्स में से चुन के आते हैं? द आंसर इज नो। भैया वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअल में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, एक्चुअल में वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इसीलिए भैया आर्टिकल 64 में क्लियरली ये बात मेंशन है दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पॉइंट टू बी नोटेड, वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअल में राज्यसभा के मेंबर होते हैं क्या? द आंसर इज नो, बट ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति होते हैं। करंट टाइम में भैया राज्यसभा के सभापति कौन है या हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे देंगे इन दी कमेंट सेक्शन। इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे देंगे इन दी कमेंट सेक्शन। सर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 65, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन वापस से मैं आपको एक बार ऑफिशियल तरीके से बता देता हूं। भैया आर्टिकल 65 में क्या बात कही गई है? इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोजीशन।
इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किन किन केसेस में आपके एब्सेंस वो शो कर सकते हैं या किन किन केसेस में उनकी पोस्ट खाली रह सकती है, हर एक चीज डिटेल के साथ कल के लेक्चर में बता चुका हूं। प्लीज जाकर देख लेना, प्लीज बच्चे जाकर देख लेना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। सर आर्टिकल 65 में क्या बातें कही गई है? दैट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोजीशन, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोजीशन और वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स एज द वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। हिंदी मीडियम बच्चे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब भी आपके राष्ट्रपति जी अनुपस्थित रहेंगे तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का रोल कौन निभाएगा भैया? वाइस प्रेसिडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोजीशन। ये बात कही गई है सर आर्टिकल नंबर 65 में। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 66, भैया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इसमें चर्चा की गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, सेम भैया उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है बाय सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड, बाय एकल संक्रमणीय और अनुपाती प्रणाली मेथड। हिंदी मीडियम बच्चे, एकल संक्रमणीय एंड अनुपाती प्रणाली मेथड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, बाय सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड, बाय सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड। अगर बच्चे आपको ये नहीं पता तो प्लीज प्रेसिडेंट का जो लेक्चर नंबर 1 है 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज में, उसको जाकर देखिए बच्चे, प्लीज आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो सर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से कराया जाता है? बाय विच मेथड? बाय सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड। सर ये सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड लिया कहां से गया है? सर ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सर सिंगल ट्रांसिटिव एंड प्रोपोर्शनल मेथड कहां से लिया गया है? सर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना भैया इस बात को, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ठीक है सर। अब सुनो भैया, एक तो हो गया आपका संसद, दैट इज पार्लियामेंट, और राज्य में भैया आपका होता है लेजिस्लेचर, दैट इज विधानमंडल। भैया संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति, ठीक है भैया। वहीं लेजिस्लेचर में भैया आपका विधानसभा एंड विधान परिषद। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, लोकसभा भाग लेगी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेगी सर। राज्यसभा भाग लेगी सर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेगी सर। क्या इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों भाग लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों के दोनों पार्ट लेंगे भैया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा बोथ विल टेक पार्ट। सर रीजन, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा कि सर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो तो पार्ट नहीं लेते, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम क्या देख रहे हैं सर कि इलेक्टेड तो पार्ट लेते ही लेते हैं, ठीक है सर, बट नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपके पार्ट लेते हैं। बट भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसको हम मनोनीत सदस्य भी कहते हैं, लाइक आपका लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन एंड राज्यसभा में भैया आपके 12 मनोनीत सदस्य, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, सर वो भी पार्ट लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाई सर? रीजन, रीजन भैया, बिकॉज नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, दैट्स व्हाई वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। वरना नॉमिनेटेड मेंबर्स उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को जब वो दोबारा इलेक्शन में खड़े होंगे उन्हें फेवर करेंगे, बट वाइस प्रेसिडेंट ने थोड़ी ना उन्हें नॉमिनेट किया है भैया, उन्हें नॉमिनेट करके बैठाया प्रेसिडेंट ने। अब अगर प्रेसिडेंट दोबारा सपोज कभी इलेक्शन में खड़े होते हैं 5 साल के बाद अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद, तो ये नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनको फेवर करेंगे। इसी वजह से संविधान में कहा गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स विल नॉट टेक पार्ट इन दी प्रेसिडेंट इलेक्शन। बट एक बात बताओ, क्या वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें नॉमिनेट किया है? द आंसर इज नो। वाइस प्रेसिडेंट ने थोड़ी ना नॉमिनेट किया है। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानमंडल, जो कि आपकी स्टेट में होती है। सर उसके आपके क्या कहते हैं, मेनली 2 पार्ट्स, मेनली 2 पार्ट्स, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद। सर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते। अब चलो विधान परिषद तो सर नहीं करती है, तो हमें समझ में आ गया कि सर प्रेसिडेंट वाले में भी नहीं करती थी, क्योंकि विधान परिषद आपकी सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है। तो ठीक है सर, हमें इतना समझ में आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करी, ठीक है सर, हमें उतना क्लियर है, ठीक है। विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करेगी इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। साथ ही साथ भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बट सर हमने क्या देखा था कि विधानसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रही है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है।
तो सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा पार्टिसिपेट क्यों करती थी? बिकॉज बिकॉज विधानसभा पार्टिसिपेट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन बिकॉज इन इमरजेंसी प्रेसिडेंट मेक लॉज फॉर स्टेट। भैया स्टेट इमरजेंसी याद करो, आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर कौन सा सर? जो भी आर्टिकल नंबर में आपने स्टेट इमरजेंसी पढ़ी है, जिस भी आर्टिकल नंबर में मैंने आपको स्टेट इमरजेंसी पढ़ाई है, डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। देखता हूं आप कितना रिवीजन कर रहे हो। डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन सर। ठीक है सर, अब सुनो, विधानसभा क्यों पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? बिकॉज इमरजेंसी प्रोविजंस में साफ साफ लिखा है कि जब भी स्टेट इमरजेंसी आएगी, यानी कि प्रेसिडेंट रूल आएगा, तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर चली जाएगी। प्रेसिडेंट मेक लॉज फॉर स्टेट। तो विधानसभा इसीलिए पार्टिसिपेट करती है बिकॉज हमारे लिए कानून वही बना सकता है जिसको हमने निर्वाचन के थ्रू भेजा है। इसीलिए भैया आपकी विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो थोड़ी ना विधानसभा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो विधानसभा क्यों जाएगी पार्टिसिपेट करने? द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर कि विधानसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करती है बिकॉज प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे क्या बनाते हैं सर? कानून बनाते हैं फॉर द स्टेट। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार का कोई कानून या कोई भी काम विधानसभा के लिए स्पेसिफिक नहीं करते। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता अभी नहीं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बच्चे पॉइंट टू बी नोटेड। टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, सर पॉइंट नंबर 1, भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, दैट इज बैंकरप्ट ना हो, 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स। भैया लाभ के पद पर ना हो, इनडायरेक्टली क्या मतलब है सर इसका? किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी पर ना हो, 20 प्रेजेंटेटरी चाहिए और 20 रिप्रेजेंटेटरी चाहिए। नहीं तो भैया कल को आप भी खड़े हो जाओगे कि नहीं नहीं मुझे बनना है सर वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ नहीं, यू नीड 20 प्रेजेंटेटरी एंड 20 रिप्रेजेंटेटरी। प्लस में सर 15,000 सिक्योरिटी मनी है साहब, आपको जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, आई होप आपको योग्यताएं दैट इज एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 67, सर वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है भैया? 5 साल का। आर्टिकल नंबर 68 इज नॉट इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 69, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट आपको इंपीचमेंट जैसी जटिल प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट यू नीड टू फॉलो प्रोसीजर लाइक इंपीचमेंट, यानी कि भैया भैया किसी भी जो है अपना सदन से स्टार्ट कराओ। अब सुनो यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, इंपीचमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट वाले केस में चाहे लोकसभा से स्टार्ट कराओ चाहे भैया राज्यसभा से, बट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जो भैया इंपीचमेंट का प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा ओनली फ्रॉम राज्यसभा, ओनली फ्रॉम राज्यसभा। बाकी सभी चीजें सेम है, स्टार्ट होने के लिए 25%, पारित करने के लिए 66%, फिर जाएगा भैया दूसरे हाउस में पारित करने के लिए, अगर 66% से पारित हो गया दैट इज 66% मिल गए कि नहीं, 66% लोग कह रहे हैं इन्हें हटाओ, तब भैया आपके वाइस प्रेसिडेंट ठीक है हटा दिए जाएंगे अपनी पोस्ट से। बट फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट आपको इंपीचमेंट जैसी प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, वाइस प्रेसिडेंट सर के लिए कहीं पर भी इंपीचमेंट वर्ड का जिक्र संविधान में नहीं है, बट आपको क्योंकि इंपीचमेंट जैसा प्रोसीजर फॉलो करना है इस वजह से मैंने यहां पर लिख दिया, इंपीचमेंट वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट। एम आई क्लियर? गुड। चलिए बच्चे, तो सर इनके ऊपर इंपीचमेंट की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट की जा सकती है। क्यों सर? बिकॉज ये राज्यसभा के ही तो चेयरमैन होते हैं। कोई भी अगर उटपटांग काम करेंगे तो पहले किसको पता चलेगा? राज्यसभा को पता चलेगा। इसलिए प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑन वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी स्टार्टेड फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर है? आगे बढ़ते बच्चे, आर्टिकल 70, 71, 72 एंड 73 इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो सीधा बच्चे हम आते हैं आर्टिकल नंबर 74 के ऊपर, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब याद रखना ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इस पे जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं इनके हेड कौन होते हैं? है ना, इनके हेड कौन होते हैं भैया? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कैन एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कैन एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं विद द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड, संविधान में एक्चुअल में क्या लिखा है कि सर ये जो आपकी एडवाइस है इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस, यानी कि अगर प्रधानमंत्री ने
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिक्वेस्ट करी या प्रेसिडेंट को बोला या एडवाइस दी कि आपको ये काम करना है, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मना नहीं कर सकते, यानी इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस। हम आपको सलाह दे रहे हैं बट आपको माननी पड़ेगी, इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस। आप हमारी सलाह को मना नहीं कर सकते, मना करोगे तो भैया वो मंत्रिमंडल की जो भी आपने बात है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी बात कही है उसकी अवहेलना मानी जाएगी, दैट इज कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना मानी जाएगी और बच्चे प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट जैसी प्रोसीजर भी चलाई जा सकती है, प्रेसिडेंट के ऊपर भैया इंपीचमेंट लग सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ हेडिंग बॉडी, यानी प्राइम मिनिस्टर भैया आपके हेड है, कैन एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो एडवाइस वो देंगे इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस, यानी कि प्रेसिडेंट उनकी सलाह को मना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट उनकी सलाह को मना नहीं कर सकते, मना करेंगे तो संविधान का अतिक्रमण, मंत्रिमंडल की अवहेलना, प्राइम मिनिस्टर की अवहेलना, यानी कि इंपीचमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 पे भैया क्या क्या बातें कही गई हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्लियर। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पॉइंट टू बी नोटेड। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्क क्या है सर कि जो मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ये कैसी सलाह है सर, बाइंडिंग एडवाइस है। कैसी सलाह है भैया, बाइंडिंग एडवाइस है, यानी जिसे प्राइम मिनिस्टर चाहे उसे मिनिस्टर बना सकते हैं, बट उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है भैया। आप देखो मिनिस्टर्स में भी आपके दो टाइप के मिनिस्टर्स हो गए, एक है भैया आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स लोकसभा, टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज सिंक और स्विम टुगेदर, या तो भैया हम साथ में डूबेंगे, सब लोग साथ में रिजाइन कर दो क्योंकि वी आर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, या लोग भैया सब लोग साथ में तैरेंगे, सब लोग साथ में मजे करेंगे, साथ में देश के लिए काम करेंगे, वो बात अलग है कि होता नहीं। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे सर, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो भैया जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी कलेक्टिव यानी एक साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी लोकसभा, टुवर्ड्स दी पीपल, टुवर्ड्स दी प्रेसिडेंट, ठीक है। इसीलिए भैया यहाँ पे वर्ड यूज होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए सर यहां पर आपका वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सर सिंक और स्विम टुगेदर, दैट्स इट। सर एक जो आपका इंडिविजुअल मिनिस्टर होता है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें भैया जो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है, ही और शी इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट, ही और शी इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। यहां पर भैया जो आपके इंडिविजुअल मिनिस्टर है, ठीक है, द मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, द मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर। इसका क्या मतलब है भैया, यानी कि जो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। तो द मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, और अपॉइंटमेंट करने के बाद ऐसा नहीं कि अब अपॉइंटमेंट कर दी तो भैया सारी बातें खत्म, सारी बातें खत्म भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। नाउ जिसको भी भैया मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ही और शी इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट, इसीलिए भैया संविधान में वर्ड यूज किया गया है दैट इज द मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, यानी कि ही और शी इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। वरना अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये मिनिस्टर काम सही से नहीं कर रहे तो वो भैया बोलेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को उनकी पोजीशन से हटा देंगे, उनकी पोजीशन से हटा देंगे। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हो, यानी जो प्रेसिडेंट है सर वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, भले वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ना हो, भले भैया वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ना हो, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स। शर्त क्या है कि ये जो आपके 6 महीने का टाइम पीरियड है इसमें उसको या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना उसकी जो भी है ना, जो भी उसकी मिनिस्टर की पावर्स है, जो भी उसकी मिनिस्टर की पोजीशन है उससे छीन ली जाएगी, उससे भैया छीन ली जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 5 में क्या कहा गया है सर कि किसी को भी आप मिनिस्टर बना सकते हो भले वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ना हो। कितने महीने तक बना सकते हो, 6 महीने तक। शर्त क्या है कि इस 6 महीने के अंदर उसको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5।
सर आर्टिकल नंबर 76 इसमें भैया चर्चा की गई है अबाउट अटॉर्नी जनरल। सर हु इज अटॉर्नी जनरल? लॉ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को किसी भी लीगल केस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सर अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सर अटॉर्नी जनरल क्या संसद का अंग होता है? क्या पार्लियामेंट का अंग होता है? द आंसर इज नो। क्या पार्लियामेंट में बैठ सकता है? द आंसर इज यस। क्या पार्लियामेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या पार्लियामेंट में अपने सुझाव दे सकता है? आंसर इज यस। क्या पार्लियामेंट की वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? द आंसर इज नो। क्या भैया पार्लियामेंट की वोटिंग में अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों भैया? बिकॉज 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 ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सब कुछ वो कर सकते हैं बट वोटिंग नहीं कर सकते। तो हु इज अटॉर्नी जनरल? लॉ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। पॉइंट आगे लिखा हुआ है बट पार्टिसिपेट्स इन ऑल एक्टिविटीज। सर इनका टेन्योर कितना होता है भैया? 5 साल का। असिस्टेड बाय, भैया इतने बड़े ऑफिसर हैं, इतने बड़ी रैंक है इनकी, ठीक है, तो सर कोई तो इनका असिस्टेंट होना चाहिए। तो असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल, एंड सॉलिसिटर जनरल इज असिस्टेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। असिस्टेड बाय यानी कि आपका जो अटॉर्नी जनरल है, ही और शी इज असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल एज वेल एज सॉलिसिटर जनरल इज असिस्टेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लो तो जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं वो उनकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर एलिजिबिलिटी होती है आपके अटॉर्नी जनरल की। ठीक है भैया, आपके अटॉर्नी जनरल की। सर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पर भी मुकदमा लड़ सकते हैं, कहीं पर भी मुकदमा लड़ सकते हैं। बट सर आपके जो सॉलिसिटर जनरल है इनकी एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के जज के बराबर। तो भैया आपके सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल मुकदमा नहीं लड़ सकते, बाकी हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। वहीं पर सर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनकी योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। तो सर ये ना तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं, ना ही भैया हाई कोर्ट में आपका मुकदमा लड़ सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भैया ये मुकदमा लड़ सकते हैं। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे बच्चे। कल इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सर, क्या स्टार्ट करेंगे सर? अबाउट पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 अबाउट संसद, अबाउट पार्लियामेंट। डिटेल से हर एक पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप बच्चे आपको इतना क्लियर होगा। सर अभी तक इस सीरीज में हमने, आप देख सकते हो कितना कुछ कर लिया है। ठीक है, मात्र 4 लेक्चर में बच्चे हमने कितना कुछ इसमें कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। बच्चे आपसे मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए। 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज को बच्चे फॉलो करते रहिए। अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट प्लीज फॉलो कर लीजिए। जो मैंने आपको हैंडआउट्स भेजे हैं वो फॉलो कर लीजिए। अभी करंट अफेयर मॉड्यूल भेजूंगा वो फॉलो कर लेना प्लीज। अलॉन्ग विद दैट 7, 8 और 9 तारीख को आपका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा जीके जीएस का। तीनों दिन प्रॉपर जैसे आपका सीडीएस में होने वाला है उस तरीके से क्वेश्चंस मैं खुद सेट करूंगा। ठीक है, टेस्ट भैया आपका होगा लाइव जूम के ऊपर। ओएमआर पे आप टेस्ट होगे विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर आपको विद इवेल्युएशन आपकी ओएमआर मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो चलिए सर इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद। आपसे मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, आप पढ़ाई करते रहिए एंड इस बार फोड़ना है भाई एग्जाम में। ठीक है, चलो जय हिंद।